I welcome you all to the course on English Grammar for Competitive Exams. I am Divijot Kaur, Research Scholar, Malviya National Institute of Technology, Jaipur. In the previous lecture, we discussed about prepositions and we dealt in detail with the prepositions of place and prepositions of direction. In today's lecture, we are going to talk about prepositions of time. हम पहले बात कर चुके हैं कि prepositions के 3 types होते हैं. Where, when we want to convey where an event occurred, तो we use prepositions of place. To convey in which direction or movement convey करने के लिए, गति convey करने के लिए we use prepositions of direction or movement. And when an event happened, कब हुआ ये बताने के लिए हम use करते हैं prepositions of time. तो preposition of place और direction हम already discuss कर चुके हैं. इस लेक्चर में हम बात करेंगे about prepositions of time. These are the examples of prepositions of time. कौन से होते हैं prepositions of time? Like for, since, within, by, ago, during, until, at, on, in. अब हम एग्जाम्पल से एक एक करके इन सारे prepositions को समझते हैं कि कौन सा preposition हमें कहाँ यूज करना है. For is used to convey a certain period of time. वो ये बताता है कि कितनी देर तक कोई एक्टिविटी या कोई चीज हुई है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years, मतलब मैं 5 साल से काम कर रही हूँ. तो आई एम कन्वेइंग अ पीरियड ऑफ टाइम कि इतने वक्त से कितने वक्त से ये एक्टिविटी यानी कि मेरा काम चल रहा है. ऑलराइट. सेकेंड, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 4 hours. वो कितनी देर से खेल रहा है? 4 घंटों से. He has been playing for 4 hours. तो again, here I'm trying to convey a period of time. She has been taking dance classes for 6 months. कितने महीने से डांस क्लासेस ले रही है वो? 6 months से. I have been teaching for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ. Next, moving on to the uses of since. Since is used when you want to convey कि कोई event it started at a certain point of time in the past and is continuing till now. कोई event जो past में किसी point of time पे start हुआ but वो अभी तक continue कर रहा है, तो उसको convey करने के लिए हम since का use करते हैं. For example, she has been studying since 5 AM. यानी कि वो सुबह 5 बजे at a point of time she started studying और वो अभी तक पढ़ रही है. It is still continuing. I have known her since childhood. मैं उसे कब से जानती हूँ? Childhood से और अभी तक जानती हूँ. We have been living in Jaipur since 2019. कब से? When did it start? हम कब हमने यहाँ रहना चालू करा? 2019. It started at that point of time. I have been dancing since I was 7. मैं कब से डांस कर रही हूँ? Since I was 7. मैं जब 7 साल की थी तब से मैं डांस कर रही हूँ. So all these sentences convey an activity, कोई भी चीज which started at a certain point of time in the past और अभी तक चल रही है until now. By is used when you want to say not later than or before that time. मतलब हम एक तरह से डेडलाइन दे देते हैं किसी चीज के लिए कि आप इससे ज्यादा देरी आप नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज रिटर्न माई बुक्स बाय मंडे. तो मैंने एक डेडलाइन दे दी कि आप इससे ज्यादा लेट नहीं करना है आपको. रिटर्न माई बुक्स बाय मंडे. You should be home by 8 PM.
तो अधिकतर घर में हमें कहा जाता है अगर हम बाहर जाते हैं कि आपको इस वक्त तक घर आ जाना है, तो हमें एक डेडलाइन मिली है कि मुझे 8 बजे तक, आपको 8 बजे तक घर आना है. You should meet me in the office by 5 p.m. Bye. So again, मैं एक टाइम लिमिट सेट कर रही हूँ कि आपको मुझे मिलना है ऑफिस में 5 बजे. बाय 5 मतलब कि इससे देर नहीं, इसके अंदर ही आपको मुझसे मिलना है. स्टूडेंट्स मस्ट एनरोल बाय द एंड ऑफ जून. स्टूडेंट्स को एनरोल करना चाहिए जून के एंड से पहले, नॉट लेटर देन दैट. और बिफोर दैट मतलब आप उससे पहले कर सकते हैं बट उसके बाद नहीं, इससे ज्यादा लेट आपको नहीं करना है. अगो, अगो का मतलब होता है से पहले. फॉर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट द कॉलेज एन आवर अगो. 1 घंटे पहले कॉलेज से चली गई. ठीक है, पहले. दे अराइव्ड इन दिल्ली 2 weeks ago. तो पहले की कोई घटना मैं आपको बता रही हूँ कि कितने पहले वो घटी थी. इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो. वो बहुत समय पहले हुआ था. We bought a house several years ago. हमने ये घर बहुत साल पहले खरीदा था. तो से पहले, कितना पहले वो घटना घटी. During. During is used to convey a period of time. मतलब कि कोई चीज चल रही है और उसके दौरान कुछ घटित होता है तो हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं. जैसे आई मेड न्यू फ्रेंड्स ड्यूरिंग माई वेकेशन. मैंने अपनी छुट्टियों के दौरान नए फ्रेंड्स बनाए. अधिकतर होता है हम सबके साथ. तो मैं वेकेशन पे हूँ और उस वेकेशन के दौरान मुझे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, नए फ्रेंड्स बन रहे हैं. तो किसी कोई घटना जब किसी चीज के दौरान घट रही है तो हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं. ही स्विम्स एवरी डे ड्यूरिंग द समर्स. वो समर्स में हर दिन स्विमिंग करता है. तो समर्स के दौरान ये घटना घटती है. सो वी यूजिंग ड्यूरिंग. द रेस्टोरेंट इज क्लोज्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन. रेस्टोरेंट विंटर सीजन में बंद रहता है. विंटर सीजन के दौरान बंद रहता है. शी हैज सीन मेनी केसेस ड्यूरिंग her years as a doctor. जब वो डॉक्टर थी उस दौरान उसने बहुत सारे केसेस देखे हैं. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. द यूज ऑफ विद इन. तो विद इन और ड्यूरिंग थोड़े कंफ्यूजिंग है बट देर इज अ माइन्यूट डिफरेंस इन द यूज ऑफ बोथ दीज प्रेपोजिशंस. तो विद इन हम यूज करते हैं एक लिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए. जैसे कि यू मस्ट कंप्लीट द एग्जाम विद इन 2 hours. मतलब कोई एक्टिविटी या कोई भी घटना उस समय के बीच में ही घटित होनी चाहिए. आप एग्जाम्स लिखते हैं तो आपके पास 2 घंटे का समय है, तो आपको 2 घंटे में ही वो एग्जाम कंप्लीट करना है. देर इज अ लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन फॉर दैट. तब हम यूज करते हैं विद इन. द एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन 10 minutes. कितने मिनट्स के बीच वो आ गई? 10 मिनट. दिस ब्यूटिफुल ग्रेनाइट स्ट्रक्चर वाज क्राफ्टेड विद इन 10 years. तो कितने सालों में ये ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर बना? कितने? विद इन 10 years. 10 सालों के दौरान ये ब्यूटीफुल ग्रेनाइट स्ट्रक्चर बनाया गया. आई हैव टू सबमिट द असाइनमेंट विद इन अ वीक. मुझे ये असाइनमेंट 1 हफ्ते के अंदर देना है. 1 हफ्ते के भीतर मुझे ये सबमिट करना है. So you're getting there is a minute difference between the use of during and within. Use of until and till. So until and till can be used interchangeably. इनको हम एक दूसरे की जगह पर भी यूज कर सकते हैं. आपका सेंटेंस करेक्ट होगा whether you use until or you use till. But use कब करना है? It is used to convey the end of time. कोई भी एक्टिविटी या कोई भी घटना कब खत्म होगी
या हुई, ये बताने के लिए हम until या till का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी until 10 tonight. तो मैं बता रही हूँ कि मैं मूवी कितने बजे तक देखने वाली हूँ आज. मैं आज रात को 10 बजे तक मूवी देखना चाहती हूँ. तो आई एम कन्वेइंग द एंड ऑफ टाइम, कि मैं कब तक, किस वक्त तक देखूंगी मूवी. तो इवन if I use till, that would be fine. It would make sense. He worked out in the gym till 7 p.m. तो उसने जिम में कितनी कसरत करी, कितने बजे तक, 7 बजे तक. तो अगेन इट कन्वेज द एंड ऑफ टाइम, कि वो कब तक जिम में. He played carom until midnight. तो उसने कैरम कब तक खेला, मिडनाइट तक. I will take a nap till the sun goes down. मैं कब तक नैप लूंगी, कब तक रेस्ट करूंगी, जब तक सूर्यास्त नहीं होता. So in all these sentences I am trying to convey the end of time, कि कोई घटना घटते हुए कब तक खत्म होगी. अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट yet most confusing prepositions, जो कि है at, on, in. और इन्हें हम समझने वाले हैं यूजिंग द पिरामिड टेक्निक. आई सजेस्ट यू कि आप जब भी prepositions समझने की कोशिश करें तो डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. बिकॉज अगर आप ट्रांसलेट करके वर्ड मीनिंग्स को ट्रांसलेट करके डायरेक्टली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज मीनिंग बहुत चेंज हो जाएगा. सो इन इंग्लिश, while you're forming sentences, you have to think in English. Don't try to translate, would be my suggestion. Understand. So let's understand the use of the preposition at, on and in using the pyramid technique. So pyramid के सबसे ऊपर आता है at. When do we use at? We use at to convey a specific time. जब हम किसी फिक्स्ड टाइम की बात करते हैं तब हम at का यूज करते हैं, जैसे कि at 4, at 12, at midnight. तो मैं एक एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ कि ऑन दिस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है. थोड़ा सा पिरामिड से नीचे आएंगे तो जैसे जैसे पिरामिड बढ़ता जा रहा है थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया. अभी हम स्पेसिफिक टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे थे. अब ऑन का यूज हम कब करते हैं, डे और डेट. टाइम से थोड़ा सा बढ़ा देंगे दिन, तो वी यूज ऑन फॉर डे और डेट. फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे, ऑन जून 20th, ऑन क्रिसमस. ठीक है. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डे एंड डेट. अब पिरामिड से थोड़ा और नीचे आएंगे तो आ जाता है इन. अब टाइम ड्यूरेशन और बढ़ गया. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट months, seasons, years, decades, centuries. Basically, we are talking about long period of time. तो कॉन्सेप्ट क्या है कि पिरामिड के टॉप से जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे तो टाइम ड्यूरेशन, जैसे पिरामिड बढ़ता जा रहा है टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा. ठीक है. ये ट्रिक हम इसे याद करने के लिए यूज कर सकते हैं कि हमें कब कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है. So now that we have discussed the pyramid technique, अब आप ये एग्जाम्पल्स देखिए and try to fill in the blanks कि यहाँ पे क्या यूज होगा, whether we using at, on or in. You can pause the video and recall for yourself. pyramid technique यूज करके समझिए कि pyramid के टॉप पे क्या था और एंड में क्या था. Alright, so this technique will help you remember कि आप गलत यूज ना करें preposition. तो अगर हम फर्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस की बात करें, मीट मी -6, तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं. ठीक है. सी यू -noon, आई वॉच्ड टीवी -midnight, डिनर टाइम. तो 6 PM, नून, मिडनाइट, डिनर टाइम, ये सब क्या है, ये स्पेसिफिक टाइम की हम बात करें, एग्जैक्ट पॉइंट की. तो क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एट. पिरामिड के टॉप पे आता है एट.
because we are talking about specific time. Now moving on to the second set of sentences. Going to college, go to college dash Monday. 11th जून, बर्थडे, दिवाली। तो ये जो लास्ट के वर्ड्स हैं, इन्हें देखकर आप समझिए कि हम टाइम की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। हम स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेट की और डे की। तो हम पिरामिड से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और हम यूज करेंगे ऑन का। गो टू कॉलेज ऑन मंडे। I have a meeting on 1st June. I got this gift on my birthday. I will visit her on Diwali. So now looking at the last set of sentences, अब यहाँ पर हम पिरामिड से बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं, we are talking about longer durations of time. तो obviously we are going to use in. She was born in 2010. I met him in February. She was quite popular in the 1990s. I will plan a trip to Goa in the future. So just remember the pyramid technique and it's going to be easy to remember. So just a lecture recap. What have we discussed in today's lecture? What are prepositions of time? हमने इन्हें detailed examples के साथ समझा है. And we use the pyramid technique to understand when to correctly use the prepositions at, on, in. That's all for today's lecture. I hope I made this complicated topic and confusing topic a bit easy for you all to understand. Thank you and I wish you all happy learning.